सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यू हाओ, वाई वाई, ननैन और सांशी, साथ ही यहाँ पर वांग डोंगर, इन सभी को लेकर वो स्प्रिट पकोड़ा के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर सीनियर बीजी कुछ यहाँ पर सोल बीस्ट को ले आती है जो कि मौत के कगार पे पहुंच चुके थे, या फिर किसी पुरानी इंजरीज के चलते ये लोग अब और सरवाइव नहीं कर पाते। इसी वजह से ये लोग सोल मास्टर के साथ मर्ज होना चाहते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वाई वाई, ननैन और सांशी ये तीनों बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट के साथ मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर वांग डोंगर ये सारा नजारा देखकर हैरान रह जाती है। साथ ही यहाँ पर उस एंशिएंट टर्टल से एक स्टोन भी इनको मिलता है, जिसके साथ ही जैसे ही यू हाओ उसके करीब जाता है तो उसकी बॉडी में से उसकी होली स्पिरिट गार्डियन ब्लेड बाहर आ जाती है और फिर दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और दूसरे वाले स्टोन को यहाँ पर यू हाओ का ये जो गार्डियन स्टोन है ये पूरी तरीके से डिवोर कर जाता है, जिस वजह से यू हाओ की बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें यू हाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सारे स्पिरिट बीस्ट मौजूद थे कि तभी यहाँ पर तेज हलचल होने लगती है और आसमान में 3 आइज बनने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कि तभी आइस एम्प्रेस कहने लगती है कि मुझे कुछ वक्त से यहाँ पर ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे मानो कि गॉड्स हमें बुला रहे हैं। जो सुनते साथ ही यहाँ पर जो तियानमिंग होता है वो भी चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या गॉड्स और हमें बुला रहे हैं। इसी दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो जो 3 आइज है वो बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर डिवाइन रियलम का एक गॉड अपीयर होता है, जिस वजह से रिवर्स स्किल एक्टिवेट हो जाती है। कि तभी उस गॉड की नजर यू हाओ पे जाती है और अगले ही पल पलक झपकते ही ये कनेक्शन टूट जाता है और यू हाओ अपनी आंखें खोलता है। कि तभी हम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और तियानमिंग भी हैरानी के साथ कहता है कि एक पल में ही सब कुछ गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कनेक्शन था जो कि अब टूट चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आइस एम्प्रेस थोड़ा दिमाग लगाती है और कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी अभी जो हमने देखा वो असल में दी तियान का रिवर्स स्केल है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हाओचिन के गले में मौजूद वो रिवर्स स्केल भी ग्लो करता है। कि तभी यहाँ पर उसके अंदर से वॉइस आती है जो कि कहने लगता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकता है, पर तुम्हारे पास एम्परर के बीस्ट की डेस्टिनी की पावर है और मैं अपनी इस लाइफ में बस स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में ही रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो सीधा उस पानी में जंप लगा देता है और इसी मौके पर यू हाओ भी यहाँ पे आ जाता है और फिर कहने लगता है कि दोस्तों तुम लोग चिंता मत करो, अगर मैं एक बार इसके साथ कनेक्शन बना सकता हूँ तो मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी बना सकता हूँ। जो सुनकर तियानमिंग कहता है कि लेकिन यू हाओ ये 1000 साल में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, तो अब दूसरी बार तुम्हें मौका कब मिलेगा किसे पता। यहाँ पर ये सुनकर यू हाओ कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर इससे आजाद होना है तो हमें दी तियान को हराना होगा। वहीं दूसरी तरफ इस ड्रैगन का जो इल्यूशनरी इमेज है वो स्पिरिट पगोड़ा के सामने बीजी को भी नजर आता है। वो कहने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। कि तभी यू हाओ भी यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि आखिर हमें इसके साथ कैसे डील करना है, यहाँ तक कि दी तियान भी मुझे नहीं रोक सकते। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर आइस एम्प्रेस कहने लगती है कि यू हाओ जब तक तुम लड़ने का जज्बा रखते हो हम सभी लोग तुम्हारा साथ देते रहेंगे। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग स्प्रिट पगोड़ा के बाहर आ जाते हैं और वाई वाई को यू हाओ की फिक्र होती है। कि तभी यू हाओ उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, अभी अभी जो आप लोगों ने देखा वो असल में एम्परर दी तियान का जो रिवर्स स्केल है उसके फोर्स को आप लोगों ने फील किया जो कि मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है। असल में अचानक से मेरी ऑरा में कुछ चेंजेस आया, इसी वजह से यहाँ पर ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपीयर हो गया। यहाँ पर यू हाओ अपने मन में कहता है कि ब्रदर मुझे माफ करना कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम वांग डोंगर को देखते हैं जहाँ पर वो यू हाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी अभी इसने जो किया वो इसके लिए किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था, लेकिन इसने उसे मिस कर दिया। इसी दौरान यहाँ पर यू हाओ सांशी से कहता है कि आपकी वो जो पीस ऑफ वो गोल्ड लाइफ है वो अभी भी मेरे पास है, तो बताइए इसका मैं क्या करूँ। जिस पर सांशी हंसते हुए कहता है कि मेरे भाई इसे तुम अपने पास ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो सुनकर यू हाओ शुक्रिया अदा करता है और यहाँ पर सांशी कहता है कि चलो हमारा सोल फ्यूजन तो कम्प्लीट हो गया है, अब बारी है कि हम लोग मिंगदाओ माउंटेन रेंज के तरफ निकलने की तैयारियां शुरू कर दी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वक्त आ चुका है जब ये सभी लोग अपने अपने मिशन पर रवाना होने वाले थे। साथ ही हम देखते हैं कि वाई वाई यहाँ पर यू हाओ को कहता है कि अपना ख्याल रखना है। कि तभी सांशी कहने लगता है कि यहाँ की चिंता आप दोनों मत करना क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ संभालूंगा। यू हाओ यहाँ पर वाई वाई से कहता है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आप लोग शाम ढलने तक मेरा वहाँ पे इंतजार करना, मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। इसी के साथ यू हाओ और बाकी सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते
जाते हैं, लेकिन जाते हुए रास्ते में हम देखते हैं कि वांग डोंगर यू हाओ से कहती है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला। असल में एम्परर दीतियान की जो पावर है उसने असल में डिवाइन रियलम से जो बुलावा तुम्हारे लिए आया था उसमें इंटरप्ट किया है। तो बताओ आखिर ये किस टाइप की प्रोटेक्शन है जिसके बारे में तुमने इन सभी को बताया। जिस पर यू हाओ इशारे से कहता है कि थोड़ा धीमे बोलो, असल में मैं बस यहाँ पर नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बारे में परेशान हो। कि तभी वांग डोंगर कहती है कि भला वो क्यों। जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि वैसे ये बताओ आखिर तुम्हें डिवाइन रियलम के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जिस पे वो कहती है कि ये सब छोड़ो, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे लिए एक गॉड का बुलावा आया जो कि अपने थ्रोन को तुम्हें पास करना चाहता है और तुमने इस रेयर अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से मिस कर दिया है जो कि तुम्हें जिंदगी में शायद दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर ये सुनकर वो डोंगर की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। जिस पर डोंगर कहती है तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग और आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे ही 1 दिन 2 दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इनका सफर अभी भी जारी रहता है। और रास्ते में यहाँ पर यू हाओ अपने मन में कहने लगता है कि डोंगर भले ही तुम्हारी मेमोरी चली गई है लेकिन क्या तुम फिर भी मेरी परवाह करती रहोगी। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सभी की उम्मीदों को लेकर चल रहा हूँ और मैं एक दिन गॉड बनकर जरूर दिखाऊंगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि मेरे दिल के करीब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम हो। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी हम वांग डोंगर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि इस लड़की के अंदर बहुत से सीक्रेट्स है जिसका कि किसी को नहीं पता और कुछ सीक्रेट्स मुझसे भी रिलेटेड हैं जिनके बारे में मुझे जानना है। और फिर वो यू हाओ की तरफ देखने लगती है कि तभी अगली पल वो कहती है कि आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, एट द एंड ये एक बुरा लड़का है, मुझे बस इसके मिशन में इसका साथ देना है और किसे पता कि अगले दिन ये कोई बहुत बड़ा विलन बन जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग सफर करके थक जाते हैं, इसी वजह से जंगल के पास वाली जगह पर रात बिताते हैं और फिर सुबह हो जाती है जहाँ पे ननैन और बाकी सब लोग मछली पकड़ रहे थे कि तभी यहाँ पर डोंगर भी अपने कैंप से बाहर आ जाती है और यहाँ पर शांसी कहने लगता है कि क्या बात है, आज तो मैं यू हाओ के हाथ की भुनी हुई मछली खाऊंगा जिसे खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ इमीडिएटली अपने पावर का यूज करके मछलियों की लोकेशन का पता लगा लेता है और फिर वहाँ के पूरे इलाके को फ्रीज करते हुए आइस क्रिस्टल से उन मछलियों को बाहर निकालता है, जिसके बाद चॉपस्टिक थ्रो करते हुए उन मछलियों को बहुत स्टाइल से वो पकड़ लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके स्किल्स को देखकर साथी जो वांग डोंगर है वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहने लगती है कि ये लड़का अपने स्किल्स में बहुत ही ज्यादा माहिर है। देखा हम लड़कियां कितनी सिंपल होती हैं, लड़की ने मछली क्या पकड़ लिया, हम उसी से खुश हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगर के पास नैन आ जाती है और कहने लगती है कि हाँ यू हाओ बहुत ही कमाल का है, तुम्हें पता है उसे तो भुनी हुई मछलियों का मास्टर कहा जाता है, वो मसाले लगा के वो बनाता है ना कि तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। अरे मैं तो मिली ही इस वजह से थी कि इसकी भुनी हुई मछली की जो खुशबू है ना वो मुझे इस तक खींच लाई। इसी दौरान सांशी यू हाओ से कहने लगता है कि भाई मुझे लगता है कि तुम्हारे इस भुनी हुई मछली को बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम लोग एक चक्कर लगा के आते हैं। और फिर वो ओल्ड जी से कहने लगता है कि चलो हम लोग जरा सा चक्कर लगा के आते हैं ताकि थोड़ी मसल्स में ताकत भी आ जाएगी। यहाँ पर बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओल्ड जी होता है उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि तभी सांशी यहाँ पर अपने भद्दे इशारे करते हुए कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। इसी के साथ जाते हुए सांशी ननैन को भी सिग्नल दे देता है और फिर नैन क्यों यहाँ पर बाकियों को लेकर निकलने लगती है। साथ ही ननैन यहाँ पर डोंगर से कहती है कि माफ करना, मैं इन लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे इनके साथ ही जाना होगा वरना पता नहीं ये लोग कौन सी मुसीबत को दावत दे देंगे। ये कहते साथ ही वो जाने लगती है, जो देख कर डोंगर थोड़ा झिझकती है, लेकिन अगले ही पल वो कहती है कि ठीक है फिर, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर यू हाओ और वांग डोंगर दोनों अकेले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सांशी यहाँ पर ओल्ड जी से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे ये जो सेंसेस हैं ये दिन ब दिन और ज्यादा शार्प होते जा रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम माहौल को इतनी जल्दी पढ़ पाओगे। कि तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है कि ये सब बंद करो, चलो फाइट करते हैं। जो सुनकर सांशी मुंह बनाकर कहने लगता है कि यार मैंने वो सच्ची मच्ची का थोड़ी कहा था। लेकिन यहाँ पर ओल्ड जी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर सांशी कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो फाइट ही करते हैं, वैसे भी हम यहाँ पर क्या ही करेंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि ओल्ड जी भी यहाँ पर अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना सांशी होता है वो उसी एंशिएंट टर्टल की पावर का यूज करता है और उसके हाथ में वो शील्ड भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर उसका वो टर्टल कहने लगता है कि देखो मैं एक शांति प्रिय टर्टल हूँ, तो मुझे फाइट वाइट में इन्वॉल्व मत करो, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं चुना था। लेकिन सांशी उसकी यहाँ पर एक बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहला अटैक ओल्ड जी करता है, जिसे कि उस टर्टल की शील्ड से सांशी बहुत ही इजीली टैकल कर लेता है, जिससे बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट भी रिलीज होता है। और यहाँ बाकी की जो गर्ल्स होती है वो यहाँ पर इनके बैटल को एंजॉय कर रही थी। इसी के साथ यहाँ पर
ओल्ड जी और सांशी के बीच में दनादन फाइट चलती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सांशी पर लगातार अटैक्स होते हैं जिनसे वो बहुत ही बखूबी तरीके से डॉज भी करता है। लेकिन तभी वो टर्टल कहता है कि यार कब तक भागते रहोगे, तुम्हें सिर्फ डिफेंस ही नहीं करना है बल्कि तुम्हें इनिशियल अटैक्स भी करने होंगे। जो सुनकर सांशी कहता है कि मुंह बंद करो क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। ये कहते साथ ही वो अपने उस वेपन से उस टर्टल को रिप्लेस कर देता है, जिस वजह से जो ओल्ड जी का अटैक था वो उसके पीठ पर लगता है, जिस वजह से डर के मारे ये टर्टल बहुत बुरी तरीके से चीख मारता है। और तभी सांशी यहाँ पर अपनी टेक्निक का यूज करके उनके अटैक को रिपेल कर देता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेचारा ये टर्टल दूर जाके गिरता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ पर ओल्ड जी अपने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट नाम का अटैक यूज करता है, जो कि इतना पावरफुल अटैक होता है कि यहाँ पर जो सांशी का शील्ड था उसे भी ब्रेक ऑलमोस्ट करने वाला था। लेकिन अगले ही पल वो सांशी के पीछे आकर उस पर लगातार अटैक करता है, लेकिन सांशी भी उसके अटैक को बहुत ही अच्छे से काउंटर करते हुए उस पर रिवर्स अटैक करता है। इसी के साथ गाइस यहाँ इनके बीच में जो बैटल थी वो इंटेंस होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। कोई भी इनमें से हार नहीं मानता और लगातार इन दोनों के ही वेपन्स आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन बीच बीच में हम देखते हैं कि सांशी, जिसके पावर अभी थोड़ी नहीं है, वो उनके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा हिचक रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड जी, जो कि स्वॉर्ड टेक्निक में माहिर है, वो यहाँ पर बखूबी तरीके से अपनी स्वॉर्ड आर्ट का यूज करता है। तभी यहाँ पर ओल्ड जी अपनी कमाल की टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर जो सांशी है वो कहने लगता है कि क्या तुम अपने डार्कनेस अटैक और अपने लाइट अटैक दोनों को मेरे अगेंस्ट यूज करोगे। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं कि इससे पहले वो कुछ और कह पाता है। यहाँ पर घुमा के अपनी तलवार ओल्ड जी सांशी के शील्ड में दे मारता है, जिस वजह से यहाँ पर सांशी की जो शील्ड की पावर है वो भी उसे नहीं बचा पाती। सेकंड्स में उसका शील्ड यहाँ से डिसअपीयर होने लगता है। वही दूसरी तरफ अगले ही पल सांशी यहाँ पर संभल पाता है कि तभी ओल्ड जी अपनी स्वॉर्ड को उसके नेक के पास तेजी से ले जाता है। लेकिन तभी सांशी यहाँ पर ब्लैक टॉर्टॉइस की पावर को अनलीश करता है। यहाँ पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि जो ओल्ड जी होता है वो भी काफी दूर खिसक जाता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, अब तुम्हें लग रहा है देख के कि तुम मेरे बराबरी के हो। इसी दौरान वो यहाँ पर अपनी डार्कनेस पावर का यूज करते हुए बहुत से इविल हैंड से, जो कि डार्कनेस एनर्जी से फिल्ड थे, वो सांशी की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन सांशी यहाँ पर अपने सोल बीस्ट की पावर का यूज करता है, जिस वजह से यहाँ पर एक पावरफुल इम्पैक्ट दूर तक यूहाओ और यहाँ पर वांग डोंगर दोनों को फील होता है, जिस वजह से यूहाओ आइस एम्प्रेस की पावर का यूज करके एक शील्ड बना लेता है और डोंगर भी अपने बटरफ्लाई विंग्स को बाहर निकाल लेती है। पर देखने वाली बात यह थी कि यूहाओ ने तो वांग डोंगर को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन डोंगर ने भी अपने बटरफ्लाई विंग्स से यूहाओ को कवर किया था। और जैसे ये चीज यूहाओ नोटिस करता है तो यहाँ पर डोंगर ब्लश करने लगती है कि तभी अगले ही पल हम सांशी को देखते हैं, जहाँ पर ओल्ड जी से कहता है कि चलो भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते और इस बैटल का विनर जल्द से जल्द डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पावरफुल अटैक सीधा ओल्ड जी की तरफ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड जी यहाँ पर अपनी 7th सोल स्किल, जिसका नाम मार्शल सोल ट्रू बॉडी है, उसका यूज करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके आसपास बहुत से स्वॉर्ड्स हमें नजर आते हैं, जो कि आसपास इसके फ्लोट करने लगते हैं। और अगले ही पल वो सांशी पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, जहाँ पर हम सांशी को भी देखते हैं जो कि अपनी 7 सोल स्किल्स का यूज करता है, जिसका नाम ब्लैक टॉर्टॉइस ट्रू बॉडी है, वो भी यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें सांशी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और अगले ही पल दोनों ही अपने 7 सोल स्किल को एक दूसरे की तरफ थ्रो कर देते हैं, जहाँ पर हम सांशी को देखते हैं जो कि शानवू रियलम नाम का अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पर ओल्ड जी स्वॉर्ड कंट्रोलिंग स्टार नाम का अटैक उसकी तरफ चल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक लगातार बहुत से स्वॉर्ड सीधा सांशी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सांशी का यहाँ पर पूरा का पूरा रियलम यानी कि एक पूरा का पूरा वर्ल्ड ही सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पर ओशन वेव्स में उसका अटैक आगे बढ़ता है और सेकंड्स में ही ओल्ड जी के अटैक और उसे दोनों को ही अपने अंदर स्वॉलो कर लेता है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और ओल्ड जी यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है कि तभी सांशी तेजी से जाकर ननैन को गोद में उठाकर कहने लगता है कि ननैन, तुमने देखा ना, मैं जीत गया। यहाँ पर उसे इतना खुश होता हुआ देखकर ननैन कहती है कि हाँ, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन अब हमें चलना चाहिए क्योंकि यूहाओ की जो भुनी हुई मछली है वो तैयार हो चुकी होगी और हमारा इंतजार कर रही है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यूहाओ और डोंगर को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों भुनी हुई मछली पकाने में बिजी थे। यहाँ तक कि डोंगर भी उसकी हेल्प कर रही थी और दोनों मिलजुल कर मछली को यहाँ पर भूनने में लगे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस भुनी हुई मछली की खुशबू से खींचकर सभी लोग आ जाते हैं और जो सांशी होता है वो कहने लगता है कि यार ये दिखने में इतना ज्यादा लाजवाब लग रहा है, लेकिन सबसे पहले कौन इसे खाएगा। जिस पर डोंगर बताने लगती है कि फिलहाल मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो आप लोग इसे खा सकते हो। कि तभी ननैन कहने लगती है कि चलो फिर डिसाइड करते हैं कि जो हम में सबसे छोटा होगा वही इसे खाएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि सांशी उसे पंखा झल रहा था और फिर वो उसे पूछती है कि क्यों, मैंने सही कहा ना, जिस पर वो भी हाँ में सिर हिलाता है। और नैन क्यों यहाँ पर सिस्टर गू से पूछती है कि बताइए आखिर
आखिर आपकी एज कितनी है, जिस पर वो बताती है कि मैं 22 साल की हूँ। जिस पर नैन क्यों हंसते हुए कहने लगते हैं कि सिस्टर बू फिर तो मैं आपसे यंग हुई क्योंकि मैं 20 साल और 3 महीने की हूँ, और जिसका मतलब ये है कि ये मछली तो फिर मेरी हुई। कि तभी नैन यहाँ पर डोंगर से पूछती है कि जरा अपनी बताओ, जिस पर वो बताती है कि मैं 18 साल की हूँ। जो सुनकर नैन क्यों यहाँ पर हैरान हो जाती है और सभी लोग उस पर हंसते हैं। कि तभी यू हाओ उस पहली ग्रिल्ड फिश को डोंगर को देता है, और जैसे ही वो इसका एक बाइट लेने जाती है सभी लोग उसे बड़े गौर से देखते हैं, और इस ग्रिल्ड फिश का एक बाइट लेते ही डोंगर को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। जो सुनकर यू हाओ कहता है कि हाँ, इसे तो डिलीशियस होना ही था क्योंकि मैंने इसमें अपने कुछ सीक्रेट टेक्निक्स का यूज किया है, और जिसमें मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज किया है, और ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी सोल टूल को जैसे आप क्राफ्ट कर रहे हो। यहाँ पर डोंगर ये सारी बातें सुनते हुए आराम से मछली के मजे ले रही थी, और सभी लोग हैरान थे कि अच्छा ऐसे भी होता है। और सांशी यहाँ पर नैन के कान में कहने लगता है कि असल में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसका प्यार है। जिस पर नैन सांशी के कान पे कहती है कि हाँ, और मैं उस प्यार को स्मेल कर पा रही हूँ। जिसके बाद ये लोग हंसते हैं, और यहाँ पे यू हाओ कहने लगता है कि असल में ये मेरी मदर की एक सीक्रेट टेक्निक है, जिससे कि उसने मुझे बचपन में सिखाया था और कहा था कि जब तुम किसी फिश को ग्रिल करो तो इसमें उस इंसान के लिए उस प्यार को भी डालो जो कि तुम्हारे दिल में मौजूद है, और ऐसे ही एक परफेक्ट भुनी हुई मछली तैयार होती है। यहाँ पर ये कहते साथ ही यू हाओ थोड़ा ब्लश करता है, और डॉगर को कुछ खास समझ नहीं आता, लेकिन उसकी बातों से वो कहती है कि अब मैं समझी कि आखिर ये ग्रिल्ड फिश इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों लग रही है। कि तभी सांशी कहता है कि यू हाओ मेरे भाई जरा अपने हाथ की रफ्तार बढ़ाओ क्योंकि सभी लोग भूखे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि ये लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर यू हाओ आते साथ ही कहता है कि हम लोग श्रेक एकेडमी से आए हैं और यहाँ पर हमें नॉर्थ वेस्ट आर्मी को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया है। इसी के साथ यहाँ पर जो सांशी होता है वो उस लेटर को भी शो करता है और कहता है कि हम व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए उस लेटर को भी लाए हैं जैसे कि हमारे एल्डर शुआन ने लिखा है। यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो यू हाओ को देखकर ही कहने लगते हैं कि लगता है कि यही हुओ यू हाओ है, क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल ऑरा है वही बता रही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, और जिसने कि स्पिरिट पगोड़ा को फॉर्म किया। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और अब ये लोग मार्शल को इन्फॉर्म करने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ गेट ओपन होता है, ये लोग अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा यू हाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि यू हाओ तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। इसी के साथ वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक को बताता है कि ये वही इंसान है जिसने की स्पिरिट पगोड़ा की नींव रखी, और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर भी यही है, और जैसे कि श्रेक एकेडमी की यंग जनरेशन का ग्रेटेस्ट जीनियस कहा जाता है। साथ ही श्रेक एकेडमी के सी गॉड पवेलियन का ये सबसे यंगेस्ट मेंबर भी है, और जिसका नाम हुआ यू हाओ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन उसने सभी के सामने दे दिया था, लेकिन लू अली हैरान था कि असल में यू हाओ का जो स्टेटस है वो इतना ज्यादा बड़ा है, और वो मन में कहता है कि मेरे भाई आखिर तुम इतने कमाल के हो, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसका भाई कहने लगता है कि फादर क्या आपने इन्हें पहचाना, इनसे आप एक बार मिल चुके हो। जिस पर उसका फादर कहता है कि हाँ ये हमारी जनरेशन के नए उभरते हुए हीरो हैं, आखिर हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। इसी के साथ यू हाओ बताता है कि जो स्पिरिट पगोड़ा है उसे 3 एम्पायर और स्टारडो फॉरेस्ट के साथ मिलकर इसीलिए बनाया गया है ताकि फ्यूचर में हम एक दूसरे को बचाने में मदद कर सके। तो इस काम में अकेला मेरा योगदान नहीं है, बल्कि तीनों एम्पायर्स ने इसमें मेरा पूरा साथ दिया है। जिस पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इनकी योर हाइनेस होती है वो यू हाओ से कहती है कि अगर तुम सोल स्पिरिट को डेवलप नहीं करते तो कभी भी स्पिरिट पगोड़ा जैसी चीज अपने फॉर्म में नहीं आती। ये सब कुछ आज तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, और स्पिरिट पगोड़ा तीनों एम्पायर में किसी होली लैंड की तरह देखी जाती है, और सोल मास्टर्स के दिलों में इसका मुकाम और ज्यादा है। इसी वजह से आने वाली जनरेशन का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट देखा जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर वो आगे आती हुई कहती है कि अगर यहाँ पर ये वॉर वाली सिचुएशन ना होती तो मैं खुद यहाँ स्पिरिट पगोड़ा में जाकर उसके हेडक्वार्टर का विजिट करती, और वाकई में मुझे तुम सभी पर बहुत ज्यादा गर्व है। यहाँ पर उसके इतनी काइंड वर्ड्स को सुनकर यू हाओ उसका शुक्रिया अदा करता है, और फिर वो सांशी से कहता है कि जरा उस लेटर को आगे करो, और फिर बताता है कि ये एल्डर शुआन द्वारा लिखा गया वो लेटर है जो कि उन्होंने व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए लिखा है। और जैसे ही व्हाइट टाइगर ड्यूक इसे लेता है कि तभी यहाँ पर यू हाओ को बताया जाता है कि हमने अभी अभी कंफर्म किया है कि जो सन एंड मून एम्पायर है इनका सीधा टारगेट तियानविन एम्पायर है, और रही बात स्टार ल्यू एम्पायर की तो उन्होंने ऑलरेडी अपने रीइंफोर्समेंट को हमारी तरफ रवाना कर दिया है। साथ ही हमने बहुत बार सन मून एम्पायर पर कुछ अटैक्स भी किए हैं, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हम इस काम में नाकाम रहे। कि तभी यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहने लगता है कि अब ये काम तुम लोगों के जिम्मे है, क्योंकि हमें हर हाल पर उन लोगों को इस साइड बिजी रखना होगा ताकि वो लोग तियानविन एम्पायर पर अटैक करने में थोड़ी देरी कर दे। इसी के साथ ड्यूक आगे बताता है कि इन लोगों ने हमारे चारों तरफ से जो हमारी रिकॉनेसेंस है उसे ब्लॉक कर दिया है। इसी दौरान ड्यूक का बेटा आगे आता है, कहने लगता है कि यहाँ पर इस हमले का मकसद यही है कि हम सन एंड मून एम्पायर को थोड़ा स्लो कर दे। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि उनके जो सोल टूल्स है वो कितने ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है। इसी के साथ ड्यूक यहाँ पर कहने लगता है कि एल्डर स्वान ने तुम्हारी एबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। जिस पर यूहाओ अपनी पावर का यूज करता है और सभी को दिखा देता है कि जो यूहाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी का जो एरिया है वो किस हद तक है। यहाँ पर सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि तभी यहाँ पर जो ड्यूक उसकी स्पिरिचुअल ऑरा को फील करता है तो वो कहने लगता है कि इसकी स्पिरिचुअल ऑरा बिल्कुल उसी इंसान जैसी है जिसने 2 बार मेरी जान बचाई। और इन दोनों में एक बात जो सिमिलर है वो ये कि दोनों स्पिरिचुअल टाइप के सोल मास्टर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि सन एंड मून एम्पायर का जो एरियल ब्लॉक है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे भेद पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक तरीका पता है जिसके जरिए से हम आसानी से इन्हें भेद सकते हैं। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर यूहाओ उन्हें बताता है कि जहाँ तक मैंने सन एंड मून एम्पायर की जो सोल टूल्स है उन्हें समझा है तो मेरे ख्याल से ये लोग 5000 मीटर के दायरे तक इनके ये सोल टूल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक टाइटल गाउलू मुझे यहाँ से उड़ाकर 5000 मीटर के ऊपर तक ले जाए तो वहाँ से मैं अपने सोल गाइड टूल का यूज करके सीधा इनके टेरिटरी में जा सकता हूँ। वहाँ पर घुस बैठ करके मैं यहाँ पर इनका सारा प्लान चौपट कर दूंगा और